हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं बबीता आज जो अपना वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही एक प्रोमिनेंट लेडी हमारी है, फ्रीडम फाइटर। शी वाज अ पोएट, शी वाज अ प्रोमिनेंट लेडी फ्रीडम फाइटर। और हम उन्हें बड़े प्यार से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये नाम महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू जी को दिया था। ओरिजिनली उनका नाम सरोजिनी चट्टोपाध्याय था। आफ्टर हर मैरिज डॉक्टर नायडू के साथ, तो उनका नाम सरोजिनी नायडू पड़ जाता है। उनके बारे में बात करते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा उन्हीं लोगों को लेकर आती हूँ कि जो मेरे दिमाग को कहीं बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर देती हैं लेडीज़। उनका जीवन, उनकी लाइफ, उनका इतना आगे तक बढ़ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा कहीं हैरान कर देता है। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं खुद बहुत सारी चीज़ों को करने में अपने को कहीं मुझे लगता है कोई मुझे रोक रहा है, कहीं मुझे कोई परेशानी है, तो आज से 100-150 साल पहले ये लेडीज़ इस तरह से कैसे इन्होंने इतना काम कर लिया। सोचिए, 12 साल की उम्र में वो एक नाटक लिखती हैं और हैदराबाद के नवाब उस नाटक से प्रभावित हो जाते हैं। जरा समझिए इस बात को। 12 साल की एक लड़की एक नाटक लिखती है जिसका कोई वहाँ के नवाब थे हैदराबाद के, वो महबूब अली खान, वो उस नाटक को देखकर इस लड़की की प्रतिभा को जान जाते हैं। वो उसे अपने खर्चे से छात्रवृत्ति देके इंग्लैंड भेज देते हैं। वहाँ दो यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और वो इसमें इंग्लैंड वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ के वो लड़की इतनी ज़्यादा होशियार हो जाती है कि वो इंग्लिश में पोइट्री लिखने लग जाती है। वापस आती है। सबसे पहले चलिए हम इनका थोड़ा सा अर्ली जीवन पढ़ते हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन 13 Feb 1879 and in a Bengali Brahman family, and her father's name was Agorinath Chattopadhyay, and he was also very learned person. He was a principal of Hyderabad College, और वहीं पे वो निजाम के मतलब उसको परिचय में थे। एंड हर मदर वॉज ऑल्सो अ वेरी बंगाली पोएटेस, बंगाली में पोइट्री लिखती थी जिनका नाम था वर्धा सुंदरी देवी। तो ऐसी लर्नड फैमिली में थी। 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और शी वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ 8 सिबलिंग्स। और वी कैन से सरोजिनी नायडू को हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, अ रिनाउंड पोएट कह सकते हैं, सपोर्टर ऑफ इंडियन स्ट्रगल इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। बाद में शी वॉज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस में रहता। शी वॉज द सेकेंड लेडी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in the year 1925. First was Annie Besant and she was the second. She was the second Indian lady. तो वो हमारे कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। बाद में वो हमारे देश की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। 2 मार्च 1949 को कार्डियक अरेस्ट होता है उनको, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। सोचिए, जीवन सोचिए उनका कितना सुंदर जीवन। एक बंगाली ब्राह्मण, हैदराबाद में वो जन्म लेती हैं। वहाँ पे उनके पिता साइंस के प्रोफेसर थे जो खुद उस टाइम डॉक्टरेट करे हुए थे बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से। पोएटेस थी, उस परिवार में वो पैदा होती हैं, कविताएं लिखती हैं। और उसके बाद हैदराबाद के निजाम के पास जब माहिर मुन्नर करके जो उन्होंने नाटक लिखा था, तो उसके बाद उस नाटक से प्रभावित होकर वो उन्हें विदेश भेज देते हैं। विदेश में जाकर वो लड़की इतनी ज़्यादा काम करती है कि उसके 1905 में तो फर्स्ट पब्लिश हो जाता है उसका कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये 1905 में प्रकाशित हो जाता है। 1912 में प्रकाशित होता है सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। एंड इन द 1917 द ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स तो इतना ज़्यादा ये है कि अभी ब्रोकन विंग्स है, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ है, वीवर्स है, जो इंडियन वीवर्स है, ये इनकी जितनी पोएम है, इवन मैंने भी इनकी कुछ पोएम्स अपने बचपन में 7th-8th क्लास में पढ़ी हैं। तो वो अभी भी हमारी क्लासेस में, बच्चों की क्लासेस में, CBSE में, ICSE में लगती हैं। हाउ रिनाउंड पोएटेस शी वाज। कितनी मैं बस देखूँ कि मैं उन्हें ये देखूँ कि गांधी जी के साथ वो इतनी प्रभावित हो जाती हैं। 1913 या 14 में वो गांधी जी से मिलती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत नज़दीक थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत नज़दीक थी, गोखले जी से पहले मिलती हैं। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी लोगों में से हो जाती हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी लोगों में से हो जाती हैं। इन्होंने ही एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1907 में जो सूरत में स्प्लिट हुआ था हमारा, 1916 में लखनऊ पैक्ट में, ये भी एनी बेसेंट के साथ एक बहुत प्रोमिनेंट लेडी थी जिन्होंने दोनों धड़ों को मिलवाया था। होम रूल लीग जो एनी बेसेंट का था, उसके साथ जाके विदेश में काम करती हैं ये, लंदन में जाकर लंदन आती जाती रहती थी। हाँ, इनके जो पति थे वो फिजिशियन मिथुलू गोविंद अर्जुलू का नायडू नाम था। उस टाइम
कास्ट मैरिज होना कितनी बड़ी बात थी, आज बहुत बड़ी बात है, उस टाइम सोचिए। लेकिन इनके पिता, इनके घर के लोगों ने इनका साथ दिया। उनसे भी लंदन में ही मिलते हैं। 19 साल की उम्र में इनकी मैरिज होती है। उसके बाद इनका नाम सरोजनी नायडू पड़ जाता है। और ये 5-6 तरह की भाषाएं जानती थी। उर्दू ये जानती थी, तेलुगु तो इनकी मातृभाषा उधर की भाषा ही थी, बंगाली ये जानती थी, हिंदी तो जानती थी, इंग्लिश में फ्लुएंट थी, पर्शियन ये जानती थी। उसके बाद 1912 में सॉन्ग्स ऑफ लाइफ है, 1917 में ब्रोकन विंग्स वॉर है, 1961 और 1971 में फिर इनकी बेटी जो पद्मजा थी, उन्होंने इनका बचे हुए काम को प्रकाशित कराया, जिसमें फीदर ऑफ द डॉन है, एक इंडियन वीवर्स है। और 1928 की यूट्यूब पर आप भी ये सर्च करना, एक इनका स्पीच है, बहुत ही प्यारी मीठी आवाज़। इसीलिए तो गांधी जी ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था, भारत कोकिला, जो कि कोयल जैसी आवाज़ है। तो वो अभी भी है वीडियो, आप लोग मेरे वीडियो के बाद आप सर्च करना, उसमें ये टाइम्स वालों ने वो स्पीच अभी भी रिकॉर्डेड है। उसमें ये क्योंकि उससे पहले 1925 में ये हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी थी, तो उस नाते विदेश जाते हैं तो वहाँ पे बोलती हैं, आई केम टू यू फ्रॉम माई सेल्फ। मतलब जिस तरह से विवेकानंद जी का हम शिकागो वाली जो स्पीच है उसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इस तरह से मैं इनको कहूँगी कि मुझे ये वाली इनकी भारत कोकिला की ये वाली जो स्पीच है, क्या इंग्लिश है, क्या लर्नड लेडी है वो, क्या सॉफ्ट वो आवाज़ है। प्लीज़ सुनिएगा कि जिस पर वो बताती हैं अपने इंडियन सिविलाइजेशन का नाम वो लेती हैं, अपना कहाँ से मैं आई हूँ का बताओ। लेडीज़ के लिए बहुत काम किया वो। जब वो इंडिया आती हैं तो जैसे पोइट होती है, अपना काम कर रही थी, शादी हो जाती है, घर वाले साथ देते हैं, इंटरकास्ट मैरिज होती है, क्योंकि बंगाली ब्राह्मण थी, हस्बैंड इनके थोड़ा निचली जाति के थे, लेकिन उसके बाद इनके बाद में 5 बच्चे होते हैं, अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ इनकी थी, भाई बहन इनके बड़े लर्न थे। लेकिन क्या होता है कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हो जाता है, उसका इनके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। तो और ये देखती थी कि हमारे यहाँ सती प्रथा है, हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता, लेडीज़ की हालत बहुत ख़राब थी, तो उससे बड़ा मन दुखता है। तो ये कुछ लेडीज़ मिलती हैं, निबिसेंट से मिलती हैं, और कुछ लेडीज साथ मिलकर ये कुछ इंडियन के रिफॉर्मिस्ट वाला काम करना शुरू करती है। उसमें ये टैगोर जी के साथ मिलती हैं, गोखले जी के साथ मिलती हैं, गांधी जी से प्रभावित हो जाती हैं। बाद में फिर ये पूरा स्वतंत्रता संघर्ष में अपना पूरा रोल करती है। 1930 हो या गोलमेज सम्मेलन हो, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ लंदन जाती हैं। गांधी इरविन वार्ता हो, या बाद में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, या सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1920 का, या धरसाना मूवमेंट जब गांधी जी गिरफ्तार जाते हैं उसका भी बागडोर थी, सब में सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ हैं। नमक सत्याग्रह में तो उनके साथ साथ चल रही हैं, जिसके वीडियोस और जिसके पिक्चर्स हम लोग देखते हैं। तो एक रिनाउंड पोइटस, हाँ, इनको गोखले जी बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लर्नड हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट हैं, आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है, आप अपनी पढ़ाई से आप इस देश की सेवा को कीजिए, स्वतंत्रता संघर्ष में एक बिगुल को बजा दीजिए। तो वही काम वो करती हैं। देखिए, आज़ादी भी देखती हैं। 1948 में एक राज्यपाल के रूप में काम करते हुए 3:30 बजे की सुबह अटैक आता है, उनकी डेथ होती है। क्या जीवन, क्या शानदार जीवन एक लेडी जीती है आज से 100-150 साल पहले। 12 साल की उम्र में एक नाटक लिखती हैं, जिसके बाद से निजाम इन्हें विदेश भेज देते हैं। वहाँ 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वापस आती हैं, एक अच्छी ज़िंदगी अपना जीवन साथी चुनती हैं, बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा में चलती है। इनकी बेटी पदमजा वो क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में भाग लेती है। 3 या 4 बार ये जेल भी जाती हैं, और 1942 में जो जब ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेती है उसके बाद बीमार भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी फिर यूरोप जाती है। वहाँ लेडीज़ की बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एक लाइन बोली थी जिसको मैं ज़रूर बोलूँगी, अ कंट्रीज ग्रेटनेस लाइज इन इट्स undying ideals of love and sacrifice that inspire the mothers of the days। ये इनकी अपनी लाइन है कि हमारा जो एक देश है, इस देश की जो महानता है वो अंतर्निहित है, इसमें सभी औरतों का सबका रोल है। और जो इनकी एक कविता है जो मुझे बहुत ही फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इनका, गोल्डन थ्रेशोल्ड, जरा उसमें खूबसूरती देखिए लाइन्स की। द ग्रेट डॉन ब्रेक्स, द मोर्नफुल नाइट इज पास्ट। डॉन बोलेंगे भोर को, जो सुबह सुबह की भोर होती है। सुबह सुबह की भोर हो गई है और वो जो दुख की रात थी वो बीत गई है। फ्रॉम हर डीप एज लॉन्ग स्लीप शी वेक्स एट लॉस्ट। बहुत गहरी नींद के बाद sweet and long slumbering birds of gladness, oh fresh lips to the returning winds of hope। इसमें होप है, इस वाली लाइन में फ्यूचर के लिए होप है कि हमारी होप में अब आगे जीवन में क्या करते हैं। अवर ईगर हार्ट्स
रिन्यू टू रेडियंट फ्लाइट टूवर्ड्स टू ग्लोरी रिनेसेंट लाइट। हमारा भविष्य, हमारा जो दिल है वो एक बहुत सुंदर भविष्य की कल्पना कर रहा है। लाइफ एंड आवर लैंड अवेट देयर डिफाइंड स्प्रिंग सॉन्ग वर्ड वाइड टोस दिस बियर अ ब्रोकन विंग। वो जो ब्रोकन विंग जो इसकी हेडिंग्स है, वो जो मुझे लगता है कहीं उनको ये लगता था क्योंकि हम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, तो वो अपनी कविताओं के जरिए उस दुख को भी बताती हैं। इसी तरह से इनका जो एक बर्ड वाली पोएम है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस बर्ड से ये कहती हैं कि सुबह सुबह तुम क्या बुन रहे हो, तो वो बर्ड बोलता है कि कुछ मैं जैसे कि वो क्या किंग फिशर टाइप जो एक ब्लू बर्ड है उसके जैसा कपड़ा बुन रही हूँ। इस तरह से लंदन में एनिमेशन से जाके काम करती है। हाँ, एक 1911 में इन्हें कैसर हिंद की उपाधि भी दी जाती है, जैसे 1919 को जैसे गांधी जी ने वापस किया था जलियांवाला बाग कांड में, ये भी वापस कर देती हैं। और मैं इनके बारे में एक वुमेन्स राइट एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, ये क्यों इतना ज़्यादा तार्किक थे? इन्होंने सारी फिलोसफीज पढ़ ली थी। न्याय दर्शन जो गौतम का हमारे फिलोसफी स्कूल से इंडियंस में वो उन्होंने पूरा पढ़ रखा था। ये अपनी तार्किकता से लोगों को प्रभावित कर लेती थी, इसीलिए गांधी जी और गोखले जी इनको बोलते थे कि तुम औरतों के साथ काम करो, उन्हें बताओ और तुम्हारी आवाज़ को लोग सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद ये क्या बोलते हैं 1914 में गांधी जी से जब मिलती है, एक बात जो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि अपनी शर्तों पे भी जिंदगी जीती रही, साथ में अपनी जड़ों से भी जुड़ी रही, नाटक भी लिखा, कविताएं भी लिखी, स्वतंत्रता संघर्ष में भाग भी लिया, लेडीज़ के साथ मिलकर इन्होंने काम भी किया, इन्होंने वुमेन्स के संघ भी खोले, पंडिताराम हवाई जैसे काम भी किए, विधवा विवाह के लिए भी काम किया, लेडीज़ की शादी के लिए भी काम किया। मतलब बेसिकली भारत की एक ऐसी लेडी जो कि विदेश में जाके बोल सकती थी, इंग्लिश बोल सकती थी, जो कि इतनी सॉफ्ट थी और बहुत